हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हिस्ट्री यानी कि इतिहास का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम इस साल देने वाले हैं तो आज के क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री यानी कि इतिहास का 220 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपका भी टारगेट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास में 95% लाना, तो आज के क्लास का ये 220 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हर हाल में याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट रहे ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। ये जो 220 वीवीआई क्वेश्चन लाया गया है, ये आपका क्वेश्चन बैंक के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया गया है, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 100% लर्ने वाला गेस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं लिए हैं तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है ना प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले प्यारे स्टूडेंट, अगर चैनल से आप सभी नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। और वीडियो पसंद आए ना, लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और 220 में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप सभी ध्यान से देखिएगा, क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर आप सभी इस क्लास को देख लेते हैं तो आपका जो है ना पूरा तैयारी इसी क्लास से होने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आपको आंसर पता है ना प्यारे स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलिएगा, ठीक है, नंबर वाइज, ठीक है। ऐसा लगना चाहिए आप सभी जो है ना फाइनल एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, ऐसा लगना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। अब बताएंगे ह्वेनसांग जो है किस देश का यात्री था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, ह्वेनसांग जो है ना वो चीन के यात्री थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का सी होगा। ध्यान रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। देखिए, जो मौर्य काल का फेमस यानी कि प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे तो कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट यानी सिवेल, मेगास्थनीज, अल्बरूनी, फ्रांसिस बर्नियर। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, 2 का बी हो जाएगा, मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। पूछा गया है तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। देखिए, जो तहकीक ए हिंद है ये यानी किसकी यात्रा वृत्तांत है। क्या अल्बरूनी का, इब्न बतूता का, अब्दुल रज्जाक का, मार्को पोलो का। तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्बरूनी का, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखेंगे। आप सभी आंसर देते चलेंगे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 4 नंबर पूछा गया है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की है। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किए थे तो वो कौन से शासक ने। क्या बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 4 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये क्लास आप सभी कर लेते हैं तो समझ जाइए आपका जो है ना पूरा 50 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। देखिए, यहाँ 5 नंबर पूछा गया है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। देखिए, जो अल-बरूनी भारत आए थे तो वो किसके साथ भारत आए थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर बाबर। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना, अल-बरूनी जो भारत आए थे तो वो जो है ना महमूद गजनवी के साथ आए थे, ठीक है। राइट आंसर 5 का बी हो जाएगा। चलिए तो 6 नंबर बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। देखिए, इब्न बतूता जी जो है वो कौन से देश के रहने वाले थे यानी कि निवासी थे। क्या मिस्र के, पुर्तगाल के, मोरक्को के, फ्रांस के। तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है 6 का सी राइट हो जाएगा, मोरक्को के, ठीक है। चलिए तो 7 नंबर बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। देखिए, जो इब्न बतूता जी है वो यात्रा में गए थे, ठीक है। अब उस यात्रा के बारे में जो लिखे थे तो वो कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में। क्या फारसी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, अरबी में। तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखेंगे 7 का डी हो जाएगा, वो अरबी में लिखे थे, ठीक है। चलिए तो 8 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। बताना है इनमें से कौन चीनी यात्री है जो गुप्त काल में भारत आए थे।
क्या इत सिंह, फाहियान, ह्वेनसांग इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा फाहियान। ठीक है, चलिए तो 9 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किए थे? तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 9 का बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखेंगे, ये तो आप नोट कर लीजिए, ये 100% इस साल आने वाला है। ठीक है, पूछा गया है वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? देखिए जो वास्को डी गामा है ये भारत जो आए थे ये कब आए थे, ये आप नोट कर लीजिए, इस साल आने वाला है। ठीक है, जब हिस्ट्री का एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी इसी वीडियो में आइएगा और बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन इस साल आने वाला है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा 10 का। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा 17 मई 1498 को। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए 11 नंबर देखेंगे। पूछा गया है भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों में अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था वह थी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है भारत के जो 3 भाषा थे उसके जो ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेट से अलबरूनी जो परिचित थे तो वो 3 भाषा कौन सा था? तो आप सभी याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा संस्कृत, पाली और प्राकृत। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 12 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा किए उसका नाम क्या था? देखिए जो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में जो है यात्रा किए थे तो वो कौन से स्थान से चल कर के? तो आप सभी याद रखिएगा 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा वेनिस से। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 13 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे कौन है? बताएंगे। बहुत सारा विदेशी यात्री भारत आए थे। ठीक है, लेकिन भारत में जो है 2 चीज़ को असामान्य माने थे मतलब कि अलग माने थे, तो वो 2 चीज़ क्या थे? दूध और अंडा, नारियल और पान, पपीता और टमाटर या फिर खरबूज तरबूज। तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, नारियल और पान को जो है ना असामान्य माने थे, अलग माने थे। ठीक है, चलिए तो 14 बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया है देखिए आपकी स्क्रीन में अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। देखिए अलबरूनी जो है कौन से शताब्दी में भारत आए थे? 11वीं, 10वीं, 14वीं, 17वीं। तो फ्रेंड्स आपको पता है ना जो यानी अलबरूनी भारत आए थे तो ये वो कौन से शताब्दी में? तो याद रखिएगा 11वीं शताब्दी में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, 14 का। चलिए तो 15 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन थी? देखिए इब्न बतूता जो है कौन से शताब्दी में भारत आए थे? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता भारत आए थे। ठीक है, और अलबरूनी कब आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे। ठीक है, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 16 बढ़ते हैं। पूछा गया है फ्रांसुआ बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है? देखिए फ्रांसुआ बर्नियर जो भारत आए थे तो वो कौन से देश से आए थे? क्या पुर्तगाल से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, स्पेन से? तो देखिए उसके नाम में ही फ्रांस लगा हुआ है, तो इससे आप याद रखिएगा फ्रांसुआ बर्नियर जिस देश से भारत आए थे तो वो फ्रांस से आए थे। ठीक है, राइट आंसर 16 का बी हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 17 बढ़ते हैं। पूछा गया है इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उनकी संख्या क्या थी? देखिए यहाँ पर पूछा गया है इब्न बतूता के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता जब वो यानी मुल्तान से दिल्ली का यात्रा किए थे तो वो कितना दिन लगा था उसको? तो याद रखिएगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 40 दिन लगा था। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। 18 बढ़ते हैं। पूछा गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक जी है वो दिल्ली के काजी किसको नियुक्त किए थे? क्या अलबरूनी को, इब्न बतूता को, बर्नियर को, अब्दुल रज्जाक को? बताइए आप सभी फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा याद रखेगा 18 का बी होगा, वो इब्न बतूता को जो है ना काजी नियुक्त किए थे दिल्ली का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, चलिए तो 19 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंचा था। बताएंगे कौन से स्थल मार्ग से पहुंचे थे?
क्या सिंध से, मुल्तान से, लाहौर से, पानीपत से? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 19 का हो जाएगा ए, सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 20 नंबर। पूछा गया है तहकीक ए हिंद किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। जो तहकीक ए हिंद है ये किसका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, फाहियान, मार्को पोलो? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा याद रखिएगा, तहकीक हिंद जो है ना ये अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है। याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, भूलना नहीं है। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स अगर नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको 400 प्लस लाना है ना प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी 400 प्लस दिलाने वाला नोट्स पीडीएफ नहीं लिए तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले लीजिए, आपको जो है ना बहुत ही कम फी में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए 21 नंबर पूछा गया है मेगास्थनीज कौन था? देखिए जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे? यात्री, व्यापारी, राजदूत या फिर जो है गुलाम? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है एक राजदूत थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर 21 का सी हो जाएगा। चलिए तो 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? देखिए जो किताब उर रहला में यात्रा वृत्तांत मिलता है तो वो किसका? अलबरूनी, अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता, बर्नियर? तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा 22 का सी हो जाएगा इब्न बतूता का। ठीक है, चलिए 23 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है भारत की यानी डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? देखिए जो भारत के डाक व्यवस्था का वर्णन या फिर जो है उसका जिक्र जो किए थे अपने यात्रा वृत्तांत में तो वो कौन किए थे? क्या अलबरूनी जी या फिर इब्न बतूता, बर्नियर, अब्दुल रज़ाक? तो प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि वो इब्न बतूता ने किए थे। ठीक है, 23 का भी हो जाएगा। चलिए 24 बढ़ते हैं। पूछा गया है मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था या फिर प्रतिपादित किया था? बताएंगे मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने कौन से यात्री के बारे में या फिर उनके आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बर्नियर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? बताएंगे अब्दुल रज़ाक समरकंदी नामक यात्री ने जो है किसके यात्रा वृत्तांत को पढ़े थे और उससे जो है प्रेरणा लिए थे? तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता का। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखना है, याद रखना है, भूलना नहीं है आपको। अभी आपका बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप सभी क्लास को मिस करके चले गए तो बहुत पछताइएगा। अगर जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख लिया तो समझ जाइए वो फाइनल एग्जाम में धमाल मचा करके आएगा। ठीक है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था? देखिए अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देकर जो है यानी कौन सी विदेशी यात्री है जो मूर्छित हो गया था? तो याद रखिएगा वो है इब्न बतूता जी। ठीक है, 26 का सी हो जाएगा। चलिए 27 बढ़ते हैं। पूछा गया है लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना को आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? बताएंगे। देखिए जो लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती जो है सती प्रथा बनाए जाने की जो मार्मिक घटना देखे थे तो उसको जो है बताए थे आंखों देखा हाल, तो वो कौन से विदेशी यात्री? तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वो बर्नियर जी। ठीक है, चलिए 28 बढ़ते हैं। पूछा गया है मोहम्मद बिन जुजिए ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? बताएंगे। मोहम्मद बिन जुजिए ने जो है मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखे थे? अलबरूनी का, इब्न बतूता का, अब्दुल रज़ाक का, बर्नियर का? तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता का। ठीक है, चलिए 29 बढ़ते हैं। पूछा गया है किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? बताएंगे। इनमें से कौन सा नगर है जिसका जो है वर्णन अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? ग्वालियर का, उज्जैन का, लाहौर का, पटना का? तो याद रखिएगा 29 का ए हो जाएगा, ग्वालियर का। ठीक है, राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। ओके, चलिए 30 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? बताएंगे। भारतीय अध्ययन संबंधी
संबंधी बाधाओं का जो वर्णन है या फिर उनके बारे में बताया है तो कौन से विदेशी यात्री ने? तो याद रखिएगा 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अल बरूनी ने। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? बताइए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट कमेंट बॉक्स में। आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप आंसर देंगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट नंबर के साथ आंसर देंगे, बताएंगे 31 का। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट, याद रखिएगा वो मार्को पोलो को कहा जाता है, ठीक है। चलिए 32 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपना घर को छोड़ा, तो वो कौन? बताइए, जैसे जो है घोंसला को जो है ना पक्षी छोड़ देता है उसी प्रकार जो है ना एक कोई यात्री है जो यात्रा के लिए जो है अपने घर को छोड़ दिए थे। क्या अल्बरूनी, मार्को पोलो, बर्नियर, इब्न बतूता? तो याद रखिएगा 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इब्न बतूता जी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इब्न बतूता जी अपने यात्रा के लिए अपने घर को जो है ना त्याग दिए थे, छोड़ दिए थे, ठीक है। जैसे कि घोंसले को छोड़ते हैं कौन? पक्षी, ठीक है। उसी प्रकार इब्न बतूता जी अपना घर को छोड़ दिए थे, ठीक है, यात्रा के लिए। चलिए 33 बढ़ते हैं, पूछा गया है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ये तो आप नोट कर लीजिए, इस साल आएगा। देखिए ये नोट कर लीजिए, मैं आपको वायरल क्वेश्चन के रूप में ये दे रहा हूँ, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? फाहियान को, ह्वेनसांग को, अल्बरूनी को, इब्न बतूता को? तो याद रखिएगा 33 का बी हो जाएगा, ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। चलिए 34 बढ़ते हैं, पूछा गया है कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? बताएंगे प्यारे स्टूडेंट, जो कैप्टन हॉकिंस है ये कौन से मुगल शासक के दरबार में आए थे? अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के या फिर शाहजहां के? तो याद रखना है 34 का बी हो जाएगा, जहांगीर के। चलिए 35 बढ़ते हैं, पूछा गया है आइन ए अकबरी किसने लिखा? बताएंगे आइन ए अकबरी जो लिखा वो किसने? बाबर, फैजी, अबुल फजल, बदायूनी? तो याद रखना है 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? बताएंगे फटाफट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व, 523 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, 640 ईसा पूर्व? तो याद रखना है 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। चलिए 37 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए जो गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो कब? तो आपको पता है 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना है 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। 38 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी वो कब? तो आपको ये भी क्वेश्चन मैंने लाइव क्लास में बताया था कि 483 ईसा पूर्व होता है गौतम बुद्ध का यानी मृत्यु, ठीक है। यानी गौतम बुद्ध की जो डेथ हुई थी यानी कि मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 39 बढ़ते हैं, पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ? सारनाथ, बोधगया, राजगृह, बनारस? तो याद रखिएगा 39 का सी हो जाएगा, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। 40 सांची का स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण या फिर सिख? बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो 40 का आंसर याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप है ये जो संबंधित है ये कौन से धर्म से, कौन से रिलीजियस से? तो याद रखिएगा 40 का ए बौद्ध धर्म से, ठीक है। 41 बढ़ते हैं, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? देखिए जो चौथी बौद्ध परिषद हुई थी वो कौन से शासक के काल में? तो 41 का आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो याद रखना है कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 बढ़ते हैं, पूछा गया है स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो मैंने आपको इससे पहले बता दिया जो स्तूप का संबंध है ना ये बौद्ध धर्म से है, ठीक है, राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा। चलिए 43 बढ़ते हैं, त्रिपिटक साहित्य है। देखिए जो त्रिपिटक साहित्य है वो किसका? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या फिर शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का? तो प्यारे स्टूडेंट 43 का बी हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म का साहित्य है, ठीक है, यानी त्रिपिटक साहित्य है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 44 नंबर, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? देखिए जो महात्मा बुद्ध जी है उसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर? तो बहुत अच्छा याद रखना है 44 का बी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 45 बढ़ते हैं, पूछा गया है
श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध कौन से धर्म से है? देखिए जो श्वेतांबर और दिगंबर है इसका जो संबंध है ये कौन से धर्म से है? हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। तो प्यारे स्टूडेंट 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैन धर्म से। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। 46 देखिए पूछा गया है होयनियान और माहियान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए जो होयनियान और माहियान संप्रदाय है ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 47 तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? देखिए जो तलवंडी में जन्म हुआ था तो वो किसका? कबीर का, रैदास का, मीरा का, गुरु नानक का? तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना है, याद रखना है, आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आपको ये भी पूछे जा सकते हैं कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है तलवंडी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए 48 बढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में लेके आते हैं। देखिए पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। देखिए बौद्ध ग्रंथ यानी त्रिपिटक की जो रचना हुई वो कब? महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, महात्मा बुद्ध के जीवन के काल में, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। ठीक है, 49 नंबर देखिए सुत विभग, खंड का, परिवार, ये 3 भाग जो है ये किसका है? विनय पिटक का, सुत्त पिटक का, अभिधम्म पिटक का, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैंने लाइव क्लास में बताया था कि सुत विभग, खंड का, परिवार, ये जो 3 भाग है ये किसका है? तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, विनय पिटक का। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 50 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है देखिए यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? बताएंगे फटाफट से। इनमें से कौन से वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो आप याद रखिएगा ऋग्वेद में। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट 51 बढ़ते हैं। 51 नंबर पूछा गया है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में कहा है कि आज के क्लास को जो भी स्टूडेंट मिस करेगा तो बहुत पछताएगा। क्यों? क्योंकि आज के क्लास में पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और आपके फाइनल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बताऊंगा। तो इसीलिए अभी भी जो भी स्टूडेंट क्लास को छोड़ना चाहते हैं तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि क्लास को नहीं छोड़िएगा, पूरा क्लास आप सभी देख लीजिएगा। चाहे तो आप बाद में देख लीजिएगा लेकिन देखिएगा जरूर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आज के क्लास में। देखिए 51 में पूछा गया जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा तो वो क्या? तो याद रखिएगा वो ब्रह्मचार्य जोड़े थे। ठीक है, राइट आंसर 51 का बी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट। पूछा गया देखिए यहाँ पर 52 नंबर पूछा गया है कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है? इनमें से कौन सा उपनिषद है जो अथर्ववेद से यानी संबंधित है, जुड़ा हुआ है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य यानी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। तो याद रखिएगा 52 का डी हो जाएगा। श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये यानी अथर्ववेद से जुड़ा हुआ नहीं है। चलिए 53 देखेंगे आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। देखिए जो आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है तो वो किसका? तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौशिक की उपनिषद का। ठीक है, 54 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? देखिए जो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सिद्धांत नहीं थे तो वो कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र, सम्यक स्मृति। तो याद रखिएगा 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, सम्यक चरित्र। ठीक है, 55 बढ़ते हैं। पूछा गया है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? देखिए जो प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है ये कौन से भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाली। ठीक है, 56 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। देखिए जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन है तो वो किस में? बुद्ध चरित्र में, सुत्त पिटक में, अभिधम्म पिटक में, विनय पिटक में? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा, तो सुत्त पिटक में। ठीक है, चलिए 57 बढ़ते हैं। पूछा गया है
निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? बताएंगे इनमें से कौन सा विद्वान है जो सबसे पहले भारत आए थे? ह्वेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फाहियान। तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखेंगे जो फाहियान है ना, ये सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है, चलिए 58 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? देखिए जो बुद्ध का सारनाथ में दिया गया जो प्रथम प्रवचन है ये क्या कहलाता है? धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। तो याद रखना है 58 का बी हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। 59 नंबर देखिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। देखिए जो महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ तो वो कहाँ पे? कपिल वस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में, गया में। तो प्यारे स्टूडेंट 59 का सी याद रखिएगा, कुशीनगर में। ठीक है, 60 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। देखिए जो बौद्ध साहित्य है ये मुख्य रूप में क्या लिखा गया, यानी कौन से भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में। बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो प्यारे स्टूडेंट अगर ये आंसर पता नहीं है ना तो आप सभी आंसर मत दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए लेकिन क्वेश्चन को याद रखिए। ठीक है, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी यहाँ पे गलत कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आना है। एग्जाम में धमाल गर्दा गर्दा मचा करके आना है। ठीक है, देखिए 60 नंबर, बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप में किस रूप में लिखे, यानी कौन से भाषा में लिखे गए थे? तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पाली में। ठीक है, चलिए 61 बढ़ते हैं। बौद्धम थे जैन मत का उदय हुआ। देखिए जो बौद्धम थे जैन मत का उदय हुआ तो वो कब? क्या 5वीं शताब्दी ईसा पहले या फिर 6ठी शताब्दी ईसा पहले, 2री शताब्दी, 1ली शताब्दी? बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो याद रखिएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन आ चुके हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपद के मौजूद होने का उल्लेख करता है? देखिए इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो अलौकिक यानी जनपद के मौजूद होने का उल्लेख करता है? क्या सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, इनमें से सभी? तो बहुत अच्छा प्यारे स्टूडेंट, 62 का राइट आंसर बी हो जाएगा, वो अभिधम्म पिटक। ठीक है, चलिए 63 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है? बताइए बौद्ध ग्रंथ में जो बुद्ध के समय कितने जनपद के होने का मौजूद होने का जो है उल्लेख मिलता है? 8, 16, 6 या फिर 10? तो याद रखिएगा राइट आंसर 63 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। चलिए 64 बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? बताएंगे। देखिए जो बौद्ध साहित्य है उसमें 6 महानगरों के बारे में बताया गया है, लेकिन अब यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे? राजगृह और चंपा, काशी और श्रावस्ती, साकेत और कौशाम्बी, उज्जैनी और तोसली। तो याद रखिएगा 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो काशी और श्रावस्ती है ये नहीं आते हैं बौद्ध साहित्य के यानी 6 महानगरों में। राजगृह और चंपा ये 2 आते हैं, साकेत और कौशाम्बी ये 2 भी आते हैं, उज्जैनी और तोसली ये भी आते हैं। तो तीनों मिलाकर के 6 हो गया, लेकिन जो काशी और श्रावस्ती है ये नहीं आते हैं। तो राइट आंसर 64 का बी हो जाएगा। चलिए 65 नंबर बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? देखिए जो ऋग्वेदीन कालीन लोग हैं ये किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति या फिर लक्ष्मी, शिव? बताइए प्यारे स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर? तो बहुत अच्छा याद रखना है, वो प्रकृति के जो है ना पूजा करते थे। ठीक है, 65 का बी हो जाएगा। ओके, चलिए 66 बढ़ते हैं। पूछा गया है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? देखिए उत्तर वैदिक काल का जब अंत होने लगा, खत्म होने लगा, तो उस टाइम तक जो है किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्म, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या फिर पार्वती? तो बहुत अच्छा 66 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ब्रह्म, विष्णु, महेश का। ठीक है, चलिए 67 नंबर बढ़ते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? देखिए जो बुद्ध चरित्र की रचना किए थे वो किसने? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट, चाणक्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 67 का। चलिए बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अश्वघोष ने दिए थे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग यानी 67 पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद 68 में देखते हैं। ठीक है, पूछा गया सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर थोड़ा बहुत बुक स्टडी किए हैं या फिर रीड किए हैं तो आपको पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बैंक देखें तो और भी आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
तो प्यारे स्टूडेंट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इसमें आपका हर एक क्वेश्चन जो है ना आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। आपके फाइनल एग्जाम में जो यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो उसमें से लगभग 90% ऑब्जेक्टिव जो है ना इसी क्लास से रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए 68 सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, यानी कि रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए 69 बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। देखिए जो गौतम बुद्ध के शिष्य थे वो कौन, आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदरलाइन, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा 69 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आनंद और उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गोदरलाइन, ये जो आपका 5 है ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे, ठीक है। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 70 बढ़ते हैं। पूछा गया है देखिए कुंडलवन यानी कि कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। इसका राइट आंसर 70 का बताना है। चलिए बहुत अच्छा, तो याद रखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, कनिष्क, ठीक है। 71 बढ़ते हैं। सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। देखिए सल्लेखन यानी कि काया कलेश द्वारा मृत्यु का जो विधान है ये कौन से धर्म में है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो याद रखना है 71 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जैन धर्म, ठीक है। 72 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है नाथमुनि का संबंध है। देखिए जो नाथमुनि है ये किससे जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 72 का डी हो जाएगा, वैष्णव धर्म से, ठीक है। नाथमुनि जो है वो वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ है। 73 बढ़ेंगे। पूछा गया है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि जो है किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 73 का। चलिए बहुत अच्छा, याद रखना है कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट जो है ये जो है ना शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। 73 का राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूंगा, ठीक है। और 100% लर्ने वाला अगर गेस्ट नोट्स चाहते हैं तो आप सभी के पास अभी भी समय है, आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके लर्ने वाला गेस्ट क्वेश्चन ले लीजिए और आप लोग फाइनल एग्जाम में गर्दा मचा करके आइए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपके फाइनल एग्जाम में लर्ने वाला यानी कि देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। देखिए अप्पार, सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध जो है किस धर्म से है, बौद्ध धर्म यानी जैन धर्म, शैव मत या फिर वैष्णव मत। तो याद रखिएगा 74 का सी हो जाएगा, शैव मत, ठीक है। 75 देखिए भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, कश्मीर शैव का, लिंगायत का, कपालिक का, पाशुपत का। बताइए भवभूति के मालती माधव में जो है किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कपालिक का, ठीक है। चलिए 76 बढ़ते हैं। पूछा गया है वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, कश्मीर शैव, लिंगायत, कपालिक या फिर पाशुपत। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाशुपत, ठीक है। 77 बढ़ते हैं। पूछा गया 77 कि वीरशैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बस याद करते चलिए। देखिए जो लिंगायत के जनक है लिंगायत आंदोलन का, ये कौन है, क्या कबीर, गुरु नानक, बाजबन्ना, कराईकल। तो याद रखना है 77 का सी हो जाएगा, जो बाजबन्ना है ये लिंगायत आंदोलन का जनक है। 78 देखिए बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, 100, 50,000, 64,000, 84,000। बताएंगे बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए थे, तो 84,000, 84,000 बनाए थे, ठीक है। चलिए 79 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है यानी हिनयानी पुस्तकें जो है किस भाषा में है। देखिए हिनयानी जो किताब है ये कौन से भाषा में, कौन से लैंग्वेज में है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बौद्ध। तो प्यारे स्टूडेंट 79 का याद रखना है वो है पाली, ठीक है। चलिए 80 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है महावीर का जन्म हुआ था। देखिए जो महावीर का जन्म हुआ था वो कहाँ पे, लुम्बिनी में, पावा में, कुंडलवन वैशाली में या फिर सारनाथ में। तो याद रखना है 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कुंडलवन वैशाली में, ठीक है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलवन वैशाली में, ध्यान रखना है। 81 नंबर बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए जो बुद्ध के बचपन का नाम था तो वो
क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल। इसका राइट आंसर बताना है। चलिए बहुत अच्छा याद रखिएगा, जो बुद्ध जी है उसके जो बचपन का जो नाम था ना वो सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 82 देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? देखिए जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो वो कहाँ पे? राजगृह, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली। तो याद रखना है 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, 83 नंबर देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? देखिए जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ पे? नालंदा, पावापुरी, बोध गया, कपिल वस्तु। फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। तो बहुत अच्छा याद रखना है, कपिल वस्तु में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर देखते हैं, पूछा गया है महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या प्रिय दर्शना का विवाह किससे हुआ? देखिए जो महावीर स्वामी के जो पुत्री थे यानी कि बेटी, उनका नाम अनुज्या प्रिय दर्शना, उनका जो विवाह हुआ था यानी कि शादी, तो वो किससे? आनंद, उपाली, जमाली, इनमें से किसी से नहीं। तो याद रखिएगा 84 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, जमाली से। ठीक है, चलिए 85 देखते हैं, पूछा गया है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे तो वो कौन थे? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। ऋषभदेव, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो याद रखिएगा 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महावीर स्वामी। ठीक है, ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग 86 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, पूछा गया है देखिए, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकारों के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? बताएंगे। आश्रम व्यवस्था में जो है कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है? 2, 4, 6, 8। तो याद रखना है 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। ठीक है, चलिए 87 बढ़ते हैं, पूछा गया है अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? देखिए जो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था तो वो क्यों? शाही संप्रभुता के लिए, व्यापार के लिए, दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट यानी कमेंट बॉक्स में। तो याद रखना है शाही संप्रभुता के लिए। ठीक है, 88 कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? देखिए जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी तो वो कौन जीते थे? पांडव, कौरव या फिर संथाल, मंगोल। तो याद रखना है 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पांडव जीते थे। ठीक है, 89 बढ़ते हैं, गंगा पुत्र की किसे कहा जाता है? देखिए जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं वो किसे? अर्जुन को, विदुर को, भीष्म को, पांडु को। तो याद रखना है 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भीष्म को। ठीक है, 90 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है 90 नंबर, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इस साल आने वाला है, ये याद रखिएगा आप सभी। महाभारत का जो युद्ध है वो चले थे कितने दिन तक? 15, 16, 17, 18, कितने दिन? तो याद रखिएगा 18 दिन तक। ठीक है, 91 नंबर बढ़ते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? देखिए जो महाभारत की रचना हुई थी तो वो कौन से भाषा में? संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी। तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है वो यानी कि संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, महाभारत की रचना कौन से भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, 92 देखिए, महाभारत किसने लिखा? देखिए जो महाभारत लिखे थे संस्कृत भाषा में तो कौन? वाल्मीकि, मनु, कौटिल्य, महर्षि वेदव्यास। तो याद रखिएगा 92 का डी हो जाएगा, जो महर्षि वेदव्यास जी है वो महाभारत को लिखे थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए तो 93 बढ़ते हैं, जाति का लक्षण नहीं है, इनमें से कौन है जो जाति का लक्षण नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्य, अनुवांशिकता। तो याद रखिएगा 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो साम्य है ये जाति का लक्षण जो है ना नहीं होते हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो 94 बढ़ते हैं, पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इस शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किया जाने लगा। देखिए जो भवन शब्द है इसका जो उपयोग होता था, यूज जो होता था, वो अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानी करते थे। ठीक है, लेकिन जब प्रथम सदी गुजर गया तो या फिर उसके आसपास जो है ना इस शब्द का प्रयोग जो है बिना किसी भेदभाव के सब यानी करने लगे। तो वो किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए, विदेशियों के लिए। तो याद रखिएगा 94 का डी हो जाएगा, विदेशियों के लिए। ठीक है, 94 का जो है ना डी होगा, ध्यान रखिएगा, विदेशियों के लिए। ठीक है, चलिए 95 किस काल में
वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? क्या उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, या फिर पूर्व मध्य काल में? तो याद रखिएगा 95 का जो है ना ए हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, 95 कंप्लीट हो गया। ठीक है, 96 बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है, गोत्र किसका सूचक था? बताइए प्यारे स्टूडेंट, जो गोत्र थे वो किसके सूचक थे? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान का, एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र का। तो याद रखिएगा 96 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज का। ठीक है, 97 बढ़ते हैं। पूछा गया है, निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ? तो याद रखिएगा 97 का जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र, पुलिंद और सवर, ये सभी के लिए। ठीक है, 98 वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है। देखिए जो वर्णालंकार की संकल्पना जो मिलती है तो वो सबसे पहले जो है किस में मिलती है? ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में, या फिर जो है स्मृतियों में? तो याद रखना है 98 का जो है डी हो जाएगा, स्मृतियों में। चलिए 99 बढ़ते हैं। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? देखिए बताना है यहाँ पर, जो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो पूरा हुआ तो वो कितने साल में? तो 99 का ए हो जाएगा 37 साल में। ठीक है, चलिए 100 बढ़ते हैं, 100 नंबर में आ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, ये आपका अभी और जो है ना 120 क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए पूछा गया है, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, ब्रह्म विवाह, या फिर राक्षस विवाह? तो गोत्र के अंदर विवाह को हम लोग अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक है, और गोत्र के बाहर विवाह को बहिर्विवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए 101 क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? बताना है, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? हाँ नहीं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा हाँ, ब्राह्मणों का जो है ना सार्वभौमिक प्रभाव था। ठीक है, चलिए 102 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियों प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियाँ जो है प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो याद रखिएगा 102 का सी हो जाएगा, गुफा की दीवारों पर। ठीक है, 103 देखें, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? देखिए जो द्रोण अद्वितीय तीरंदाज जो बनाना चाहते थे तो वो किसको? अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को, सहदेव को? तो 103 का राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा, अर्जुन को। ठीक है, चलिए 104 नंबर बढ़ते हैं। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? देखिए जो मनुस्मृति में विवाह का उल्लेख किया गया है तो वो कितने प्रकार? 4, 6, 8 या फिर 9? तो याद रखना है 104 का सी हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए 105 नंबर बढ़ते हैं। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। महाभारत में जो गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है वो किसको? शांतनु, भीष्म, दुर्योधन, शकुनी? तो प्यारे स्टूडेंट 105 का याद रखेगा भीष्म को। ठीक है, चलिए 106 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, महाभारत के आदि पर्व में किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? बताएंगे। देखिए महाभारत के जो है आदि पर्व के कौन से अध्याय में, यानी कि अध्याय हम लोग किसको बोलते हैं? चैप्टर को बोलते हैं। ठीक है, तो बताना है कौन से चैप्टर में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है? तो याद रखना है 106 का सी, 102वें अध्याय पर। ठीक है, चलिए याद रखना है 102वें अध्याय पर 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 107 अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? देखिए जो अम्बा अम्बालिका है वो किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु, दुर्योधन? तो याद रखिएगा 107 का बी हो जाएगा विचित्रवीर्य का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 108 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? देखिए महर्षि व्यास द्वारा जो उत्पन्न संतान थे यानी कि बाल बच्चे थे वो कौन थे? क्या पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर सभी? तो याद रखिएगा ये जो 3 है, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये तीनों जो है ना उस यानी उन्हीं का संतान थे। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 109 बढ़ते हैं। पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि घटोत्कच किसका पुत्र था। देखिए जो घटोत्कच है वो किसका पुत्र थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, दुर्योधन, भीम। तो याद रखना है जो घटोत्कच यानी पुत्र थे यानी कि बेटा जो थे तो वो भीम का। ठीक है, आपको पूछे जा सकते हैं कि भीम का बेटा कौन थे, तो आपको याद रखना है घटोत्कच। और घटोत्कच किसका पुत्र थे, तो वो भीम का। चलिए 110, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था, बताएंगे। भीम ने जो है हिडिंबा के साथ जो विवाह किए थे तो वो कौन सा, आर्ट्स, गंधर्व या फिर राक्षस देव। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 110 का बी हो जाएगा गंधर्व। ठीक है, 111 नंबर बढ़ते हैं। द्रौपदी किसकी पत्नी थी। देखिए जो द्रौपदी है ये किसकी पत्नी थी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 111 का डी हो जाएगा। द्रौपदी अर्जुन की भी पत्नी थी, नकुल की भी और सहदेव की भी। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 112 नंबर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन श्रीमद्भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित है। देखिए ये जो कथन है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फले सुखदाचन, ये जो श्रीमद्भगवद गीता के कौन से अध्याय कौन से चैप्टर पर है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो है ना 112 का बी हो जाएगा, द्वितीय अध्याय पर। देखिए यहाँ 113, श्रीमद्भगवद गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए, बताएंगे। इनमें से कौन है जो यानी श्रीमद्भगवद गीता के महत्व पर जो है ना विचार किए थे, महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। तो आपको पता है कि अभी जो है ना सभी किए थे। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। और अभी भी जो है श्रीमद्भगवद गीता के महत्व को जो है ना सब के सब विचार करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए तो 114 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश यानी वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े, बताएंगे। जो ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश यानी वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी ने विवाह संबंध जो किए थे तो वो कौन से वंश के साथ जोड़ के, शक, पहलव, कुषाण, हन। तो याद रखिएगा 114 का जो है ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, शक वंश से। ठीक है, चलिए 115 यहाँ पूछा गया है महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, बताएंगे। महाभारत के कौन से पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो 115 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शांति पर्व में। ठीक है, चलिए 116 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है, बताना है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सबसे पहले जो है कौन से वर्ण का उल्लेख मिलता है, तो 116 का डी हो जाएगा, शूद्र में। ठीक है, 117 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट, चंडाल अस्पर्श माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से दोष से बच सके। ये कथन किसका है, यहाँ लकड़ी नहीं होगा लेकिन यहाँ लड़की ही होगा, हम भी खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए चंडाल जो है अस्पर्श माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे ना वो लड़की की आवाज़ करके आते थे ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से जो है ना बच सके। तो ये जो कथन है ये किसका है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 117 का ए हो जाएगा, फाहियान का। 118 देखिए, दुर्योधन की माँ कौन थी, दुर्योधन की माँ कौन थी, तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 118 का ए हो जाएगा, गांधारी। 119 नंबर देखिए, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संत है जो गीता की भक्ति टीका को मराठी में लिखा, तो याद रखिएगा 119 का डी हो जाएगा, वो मानेश्वर। ठीक है, राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए तो प्यारे स्टूडेंट 120 बढ़ते हैं। पूछा गया है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी थी। देखिए जो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या थी वो कितने, तो आप याद रखिएगा 16। ठीक है, चलिए अब 121, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो ये भी आप याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना अजातशत्रु ने किए थे। राइट आंसर भी हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं ना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज और इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है या फिर इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर देंगे। ठीक है,
देखिए 122 चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो जो है कब से कब तक शासन किए थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 323 से 20 यानी 298 यानी 298 ईसा पूर्व तक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 123 नंबर बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किए थे। देखिए विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो कौन से सम्राट ने ग्रहण किए थे, तो 123 का बी हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकेंड ने। 124 देखिए मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी। देखिए जो मुद्रा राक्षस है ये किसकी रचना थी, कौटिल्य, विशाखदत्त, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो 124 124 का राइट आंसर बी हो जाएगा विशाखदत्त का। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है लिखा गया है तो वो विशाखदत्त के द्वारा। चलिए 125 मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। देखिए जो मौर्य साम्राज्य है उनका जो पहला शासक थे ना उसका नाम आपको बताना है। तो याद रखिएगा, आप अगर नहीं बता पाइएगा तो आपको बस याद रखना है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 126 पूछा गया है वेदों की संख्या कितनी है। प्यारे स्टूडेंट जो वेद है उसका संख्या कितनी है, 4, 5, 3 या फिर 8। तो याद रखना है वेदों की जो संख्या है ना वो 126 का ए हो जाएगा 4। चलिए 127 बढ़ते हैं। किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। संज्ञा मतलब कि कौन से भारतीय शासक है जिसको नेपोलियन का नाम दिया गया है, यानी कि नेपोलियन कह करके पुकारा गया है। तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। 100 यहाँ पर 27 का ए होगा या सी होगा, नहीं सी होगा, समुद्रगुप्त को। याद रखना है, मैं भी गलती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन से भारतीय शासक को नेपोलियन का नाम दिया गया है, समुद्रगुप्त को। 128 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। देखिए प्यारे स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि 16 यानी कुल कितने महाजन पद हैं, 16 है। अब उस 16 महाजन पद में जो सबसे शक्तिशाली यानी कि ताकतवर महाजन पद है तो उसका नाम क्या है, तो 128 का राइट आंसर ये हो जाएगा मगध। ठीक है, मगध जो यानी महाजन पद है ये सबसे ताकतवर महाजन पद है। 129 किस शिलालेख में अशोक के यानी कलिंग विजय का उल्लेख है, बताएंगे इनमें से कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक के कलिंग विजय के बारे में बताया गया है, प्रथम, सप्तम, दसम, 13वां। तो याद रखिएगा 13वां शिलालेख में। ठीक है, उसी में जो है अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। 130 कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है। कनिष्क की जो राज्यारोहण तिथि है वो क्या, 48 ईस्वी, 78 ईस्वी, 88 ईस्वी, 98 ईस्वी। तो प्यारे स्टूडेंट अगर क्वेश्चन बैंक उठा के देखेंगे ना तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना 5 से 6 साल लगातार देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, याद कर लीजिए अभी के अभी 78 ईस्वी। ठीक है, चलिए 131 नंबर चलते हैं। पूछा गया है धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। देखिए जो धम्म महामात्रों को जो नियुक्त किए थे तो वो कौन, तो याद रखिएगा अशोक ने। ठीक है, राइट आंसर 131 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 132 बढ़ते हैं। अशोक किस वंश का शासक था, तो ये सब आपको पता ही है कि अशोक जो थे वो कौन से वंश के शासक थे, मौर्य वंश के। ठीक है, जो सब क्वेश्चन आसान है ना प्यारे स्टूडेंट उसमें हम लोग समय को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। भारतीय इतिहास का कौन सा काल है जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। देखिए पूरे इंडियन हिस्ट्री में कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा उस काल का नाम है गुप्त काल। राइट आंसर 133 का बी हो जाएगा। 134 बढ़ते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे वो कौन, कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो 134 का राइट आंसर सी हो जाएगा हरिसेन। ठीक है, 135 बढ़ते हैं। पूछा गया है मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पन्याध्यक्ष या फिर लक्षणाध्यक्ष। तो याद रखिएगा मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान जो थे लक्षणाध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 136 बढ़ते हैं। 136 राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, बताइए फटाफट। राजतरंगिणी के लेखक पतंजलि, वानभट्ट, विशाखदत्त, कलहन। तो याद रखना है 136 का राइट आंसर डी हो जाएगा कलहन। 137 बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। देखिए प्यारे स्टूडेंट अर्थशास्त्र और इंडिका है, ठीक है, इससे जो है कौन से राजवंश के बारे में यानी कि विषय में जानकारी मिलती है। तो याद रखना है 137 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। 138 अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। देखिए जो अर्थशास्त्र है इसका रचना जो किए थे वो कौटिल्य जी ने किए थे। अब यहाँ बताना है कि कब हुई थी, तो याद रखिएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 139 बढ़ते हैं।
पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। देखिए जो पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है तो वो किसकी, गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो याद रखिएगा 139 का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्राक मौर्य काल की। 140 बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। देखिए जो अर्थशास्त्र के लेखक थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा वो कौटिल्य जी थे। ठीक है, 140 का सी हो जाएगा। 141 नंबर बढ़ते हैं, बिंबिसार का संबंध किस वंश में है। देखिए यहाँ बिंबिसार का जो संबंध है या फिर रिश्ता है तो वो कौन से वंश से, हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, इनमें से कोई नहीं। तो 141 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हर्यक वंश से। ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। चलिए 142 पढ़ते हैं। बताइए आप लोग जो है पूरा क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा पूरा क्लास देख के। ठीक है, और अगर आप लोग अगर क्लास को छोड़ के जा रहे हैं तो समझ जाइए आप लोग का बहुत घाटा होने वाला है। ठीक है, इस क्लास से आपके फाइनल एग्जाम में जो है ना लगभग 90% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके फाइनल एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 100 में से 90 क्वेश्चन आज के क्लास से देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप लोग गर्दा गर्दा मचा करके आइएगा। सबसे पहले जो है ना ऑब्जेक्टिव लगा के आइएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार आप लोग वन शॉट में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप लोग पूरा 2009 से 2024 तक का क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, गणसंघ, गणतंत्र, राजतंत्र, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में जो कहा गया है तो वो क्या, तो 142 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गणसंघ कहा गया है। 143 बढ़ते हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए जो जनपद शब्द का शाब्दिक मतलब है तो वो क्या, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं वो, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, या फिर ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 143 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए 144 बढ़ते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट, जो पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं तो वो किससे, सोने के बने होते हैं या फिर चांदी के, तांबे के, या फिर दोनों के। तो प्यारे स्टूडेंट मैंने बताया था लाइव क्लास में कि जो पंच चिन्ह वाले सिक्के जो बने होते हैं ना तो वो चांदी के भी होते हैं और यानी कॉपर यानी कि तांबे के भी बने होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 बढ़ते हैं, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। देखिए अशोक के द्वारा जो है यानी बौद्ध धर्म को प्रचारित यानी कि फेमस किया जा रहा था तो वो कहाँ पर फेमस नहीं हुआ, शौर्या, ब्रिटेन, श्रीलंका, जापान। तो याद रखिएगा 145 का बी हो जाएगा, ब्रिटेन में फेमस नहीं हुआ, प्रचलित नहीं हुआ। 146 पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। देखिए जो पाटलिपुत्र नगर है इसका जो स्थापना यानी कि उनका जो यानी स्थापना उनका जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा, मुंडक द्वारा या फिर बिंबिसार द्वारा, उदयन द्वारा, अजातशत्रु द्वारा। तो 146 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। 147 प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। देखिए इंडिका के लेखक आपको बताना है, इंडिका के लेखक कौन है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया ना कि इंडिका का लेखक जो है वो मेगास्थनीज है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 148 पूछा गया है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। बताइए प्राचीन भारत में जो धम्म का शुरुआत किए थे तो वो कौन से शासक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अशोक ने, कनिष्क ने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा, 148 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, अशोक ने। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए 149 नंबर, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। तो बता दिए हैं, ब्रह्मचार्य जोड़ा। 150 कलिंग युद्ध कब हुआ था। देखिए कलिंग का जो लड़ाई हुआ था या फिर युद्ध हुआ था वो कब, तो याद रखिएगा 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। 151 फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सबसे पहले कौन से राजा ने किया। बताइए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो काम किए थे सबसे पहले कौन से राजा ने। तो याद रखिएगा उस राजा का नाम था अजातशत्रु। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 152 जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। देखिए जो जीवक वैद्य है वो कौन से काल में था, मौर्य, गुप्त, हर्यक या फिर कुषाण। तो प्यारे स्टूडेंट आपको याद रखना है जीवक वैद्य जो है वो हर्यक वंश के काल में था। ठीक है, 153 बढ़ते हैं, अपने स्वयं के खर्चे से, देखिए अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत यानी कि उनका साफ सफाई किसने किया था। बताइए फटाफट।
इनमें से जो है कौन है जो अपने खुद के खर्चे से, स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत कराए थे? तो 153 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रुद्रदमन जी ने। ठीक है, चलिए 154 बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की है? इससे पहले क्या बताया प्यारे स्टूडेंट आपको कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के द्वारा किया गया है, लेकिन अब यहाँ पर आपको बताना है कि उदयन के द्वारा कौन से नदी के संगम पर किया गया है? गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। तो याद रखिएगा 154 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गंगा, सोन, पुनपुन, ये तीनों जो नदी है इसी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया है। 155 नंबर देके पूछा गया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। समस्त भारत ही नहीं, एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हूणों को प्राप्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप में जो है सबसे पहले हूणों को प्राप्त करने का जो श्रेय जाता है वो कौन से शासक को? तो 155 का राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा, स्कंदगुप्त को। ठीक है, 156 नंबर बढ़ते हैं। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था बताएंगे? यूरोप का जो समुद्रगुप्त थे वो कौन थे? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क, मुसोलिनी। इसका राइट आंसर 156 का क्या होगा? चलिए, बहुत अच्छा, जो नेपोलियन जी थे वो यूरोप का समुद्रगुप्त कहलाते थे। 157 देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? 157 में आ चुके हैं प्यारे स्टूडेंट। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको मिलते रहे, उनका नोटिफिकेशन। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फ्री PDF के लिए। ठीक है, और 100% लर्ने वाला गेस्ट नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, या फिर कॉल करके ले सकते हैं। देखिए, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो 157 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रभावती गुप्त के। ठीक है, 158 बढ़ते हैं। पूछा गया है कि भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? बताइए, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम जो है अभिलेखीय प्रमाण जो है वो किसका है? तो याद रखिएगा सातवाहन काल का है। 159 बढ़ते हैं। पूछा गया है देखिए कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? बताइए, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख जो मिला है वो कहाँ पर? तो 159 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एरन सागर में। 160 बढ़ते हैं। पूछा गया है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? देखिए, जो अशोक जी है वो महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का यानी प्रसार करने के लिए जो भेजे थे, तो वो कहाँ पे? तो याद रखिएगा उन्हें भेजे थे श्रीलंका। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन श्रीलंका में तो प्रचारित हो गए थे, लेकिन ब्रिटेन में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ था, प्रचलित नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए 161 बढ़ते हैं। पूछा गया है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? इनमें से कौन सा विद्वान है जो मात्र अभिलेखों के आधार पर यानी अशोक का इतिहास जो है लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो 161 का राइट आंसर डी हो जाएगा, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। चलिए 162 बढ़ते हैं। मौर्य काल का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? बताएंगे, मौर्य काल का इनमें से कौन है जो सबसे अधिक जो है महत्वपूर्ण नमूना है? तो 162 का डी हो जाएगा, स्तंभ। ठीक है, 163, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्तों के काल में जो भारत आए थे कौन से चीनी यात्री? ह्वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, वांग यानी वांगसुएंग। तो याद रखिएगा 163 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाहियान। 164, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? देखिए, जो मेगास्थनीज है ये एक राजदूत है। अब ये जो भारत आए थे तो वो किसके दरबार में? तो याद रखिएगा 164 का ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, चलिए 165 बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है, बताइए समुद्रगुप्त की जो जानकारी मिलती है वो किससे? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से, वंशखेरा से, ऐहोल अभिलेख से। तो ये 165 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति से। 166 देखिए, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? देखिए, जो नवरत्न है ये कौन से शासक के दरबार में रहते थे? तो प्यारे स्टूडेंट याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, 167 बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार का नाम बताना है, याद रखना है।
कालिदास, वानभट्ट, अशोक घोष, कौटिल्य। तो याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कालिदास है। ठीक है, 167 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 168 बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट, पूछा गया है देखिए, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की है? बताइए, जो प्राचीन भारत में अभिलेख का शुरुआत किए थे, स्टार्टिंग जो किए थे, वो कौन से शासक ने? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, या फिर जो है समुद्रगुप्त। तो याद रखना है 168 का बी हो जाएगा, अशोक जी ने। ठीक है, चलिए 169 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। बताइए इनमें से कौन सा शासक है जिसको जो है प्रियदर्शी के नाम से पुकारा जाता है? तो 169 का ए हो जाएगा, अशोक को। 170 नंबर बढ़ते हैं, मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? बताएंगे जो मेगास्थनीज है वो अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के कौन से समाज को भारत के समाज को कितने वर्गों में बांटा है, यानी कि विभाजित किया है? तो 170 का बी हो जाएगा, 7 भागों में। 171 बढ़ते हैं, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? बताएंगे एलोरा में जो कैलाश मंदिर जो है कौन से राजवंश ने निर्मित किया था? तो 171 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने। ठीक है, 172, पुराणों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको लाइव क्लास में बताया था कि महाभारत का युद्ध जितना दिन तक चला था उतना ही पुराणों की संख्या है। मतलब कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, तो उसी प्रकार पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 173 बढ़ते हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? देखिए जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये कहाँ पर स्थित था? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, वर्मा। तो याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित था। ठीक है, चलिए 174 नंबर बढ़ते हैं, 174 में आ चुके हैं। अगर प्यारे स्टूडेंट आप लोग 400 प्लस लाना चाहते हैं और गेस्ट नोट्स नहीं लिए 100% लर्ने वाला, तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है तो आप सभी इस नंबर में अगर कॉल मैसेज करके वो गेस्ट नोट्स ले लेते हैं तो श्योर है 400 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर देंगे, और चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 174 धम्म की शुरुआत किसने किए थे? तो 174 का मैंने बता दिया आपको कि अशोक ने किए थे। देखिए 175 नंबर, कि धौलावीरा किस राज्य में है? देखिए जो धौलावीरा है ये कौन से राज्य में स्थित है? बताइए फटाफट से। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब। तो पता है ना आपको धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 176, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? बताइए पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो पता है आपको कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है ना, राइट आंसर ए हो जाएगा। 177, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब होता है? मोहनजोदड़ो का शब्द में मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। तो पता है ना मृतकों का टीला होता है। 178, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। जो भारतीय पुरातत्व है इसका जो पिता कहे जाते हैं वो किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहे जाते हैं। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 179, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? बताइए फटाफट। सिंधु जो कल्चर है उसको कौन से श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल, इनमें से कोई नहीं। 179 में हम लोग आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आधे ऐतिहासिक काल। 180 यानी कि 180 नंबर, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? बताइए जो राखालदास बनर्जी है उसको मोहनजोदड़ो के अवशेष जो मिले थे वो कब? तो 180 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे 181 नंबर, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? देखिए जो सिंधु कल्चर है, ठीक है, जो सिंधु घाटी कल्चर है वहाँ पर विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे? तो 181 का राइट आंसर भी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले थे। 182 नंबर, हड़प्पा सभ्यता कौन से युग की सभ्यता है या फिर किस युग की सभ्यता है? बताइए। नवपाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। तो पता है ना आपको हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है। ये मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट में बार बार पूछे गए हैं, तो आप याद रखिएगा, ये आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। 183, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ये तो हर बच्चा को पता है। हिस्ट्री में जब आप लोग पैर रखते हैं तो हिस्ट्री में जो पैर रखेंगे जब, तो उसी टाइम आपको ये पहला नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है, ये याद रखना है आपको, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, याद रखना है। चलिए 184,
सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताएंगे। सिंधु घाटी निवासियों को जो है कौन से धातु के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? तो लोहा के बारे में। ठीक है, चलिए 185 नंबर, कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए 186 नंबर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा की बात करें तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और लोथल कहाँ पर स्थित है? कौन से नदी के किनारे? तो लोथल जो है ना भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। चलिए 187 पूछा गया है लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पर स्थित है? आपको बता दिए लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है। 187 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में। लेकिन अगर पूछते कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 188 सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से, यहाँ पर मिट्टी होगा, ठीक है, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 188 का जो है ना डी हो जाएगा, बनवाली से। 189 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का नगर था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा कल्चर, उसका नगर कैसा था? तो याद रखिएगा 2 स्तरीय था, डबल लेयर था। ठीक है, 190 भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। देखिए ये सब आपका जो है ना आप आराम से रटे हुए हैं, क्योंकि ये सब आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक तो हर बच्चे को पता है, इसीलिए थोड़ा तेजी में चल रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, ठीक है, उसको मैंने आराम से कराया। देखिए 190 भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास जो है वो कहाँ हुआ? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 190 का सी याद रखेगा, सिंधु के मैदान में। 191 हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। देखिए हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है वो किसने की? सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स, मॉर्टिमर व्हीलर, ए और सी दोनों। तो याद रखिएगा 191 का डी हो जाएगा, जो सर जॉन मार्शल है और मॉर्टिमर व्हीलर, ये दोनों हड़प्पा की जो गांव है, विलेज है, वहाँ की खुदाई किए थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 192 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु कल्चर है, उसका जो जुड़वा राजधानी थी तो वो कौन थी? तो याद रखिएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये जो है जुड़वा राजधानी थी। 193 हड़प्पा का उत्खनन किया था। देखिए जो हड़प्पा का उत्खनन किए थे वो कौन? तो याद रखिएगा वो दयाराम सहनी जी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 194 बढ़ते हैं, पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एकांश मूर्ति प्राप्त हुई, तो वो किससे? देखिए जो हड़प्पा कल्चर है उसका जो है सबसे प्रसिद्ध कलाकृति जो नृत्य की मुद्रा है उसमें नग्न स्त्री की एकांश मूर्ति प्राप्त हुई, तो वो किससे? तो याद रखना है मोहनजोदड़ो से। 195 बढ़ते हैं, निम्न किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? इनमें से कौन सा जगह है जहां से कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो याद रखिएगा चनहुद्रो। 196 नंबर बढ़ते हैं, हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती है। देखिए जो हड़प्पा का विलेज है यानी कि गांव है यानी कि बस्ती है, उस पे जो है ना 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ठीक है, अब ये बताइएगा कि वो जो मोहरें है वो किसकी बनी होती है? तो वो सेल खड़ी की बनी होती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 197 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है, देखिए 197 में हम लोग आ चुके हैं। पूछा गया है कि निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा खेत है, कौन सा जगह है जहाँ पर जो है ना खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो याद रखिएगा 197 का राइट आंसर जो है ना सी हो जाएगा, कालीबंगन। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ये दोनों ये सब हटा दीजिए। ठीक है, ये सब ऐसे आ गया है। ठीक है, चलिए खांचेदार खेत के प्रमाण जो है ना कालीबंगन से प्राप्त हुए। चलिए 198 हो गया हमारा, 199 198 ना 97 हुआ। ठीक है, 98 छूट गया है। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा। ठीक है, 199 में हम लोग आ चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? बताइए, हड़प्पा सभ्यता में जो पाई गई मोहरें हैं वो आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो 199 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, त्रिभुजाकार होती थी। ठीक है, 200 नंबर बढ़ते हैं, पूछा गया है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। प्यारे स्टूडेंट 200 नंबर में आ चुके हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपका तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके 400 प्लस दिलाने वाला नोट्स PDF को ले लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम से जो है ना आपके एग्ज़ाम में जो है
एक भी क्वेश्चन जो है ना हमारे गेस्ट नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भरोसा करके इस नंबर में कॉल मैसेज करके नोट्स ले लीजिए और याद कर लीजिए। हड़प्पा निवासी किसका पूजा करते थे? तो याद रखिएगा मातृ देवी का। चलिए 201 नंबर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में शव किसको बोलते हैं? लाश को बोलते हैं, डेथ बॉडी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो लाश है उसको साधारणतः कौन से दिशा में, कौन से डायरेक्शन में रखकर दफनाए जाते थे? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 201 का सी, यानी कि उत्तर दक्षिण में, ठीक है। नेक्स्ट 202 नंबर, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? देखिए जो हड़प्पा है ये कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान। तो 202 का राइट आंसर ए हो जाएगा पाकिस्तान में। चलिए 203 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 में किसने किया? देखिए जो हड़प्पा टीले का उल्लेख किया सबसे पहले 1826 में, तो वो कौन किए थे? तो 203 का राइट आंसर ए हो जाएगा चार्ल्स मेसन ने, ठीक है। 204 नंबर में आ चुके हैं। पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला? तो 204 का राइट आंसर बी हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। चलिए 205 नंबर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो कौन से भाषा का शब्द है? तो 205 का राइट आंसर बी हो जाएगा सिंधी भाषा का शब्द है। 206 नंबर, पहली बार यानी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में कहाँ उत्खनन करवाया था? बताइए प्यारे स्टूडेंट क्या होगा इसका राइट आंसर? पहली बार राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में जो उत्खनन करवाए थे तो वो कहाँ पर? तो याद रखना है वो हड़प्पा में, ठीक है। चलिए 207 नंबर बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? देखिए इनमें से कौन सा हिंदू देवता है जिसमें से सैंधव सभ्यता के प्रमुख यानी कि खास देवता थे? तो याद रखिएगा वो है शिव जी, ठीक है। चलिए 208 नंबर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए जो सिंधु घाटी जो कल्चर है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो वो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। 209 नंबर बढ़ते हैं। पूछा गया है बनवाली किस राज्य में स्थित है? ये तो आपको पता है ना, बनवाली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। 209 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 210 में आ चुके हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे बसा है? बताइए कालीबंगन जो है वो कहाँ पर स्थित है? एक क्वेश्चन और है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? और एक है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये 3 में से मैं आपको यहाँ पर गारंटी दे रहा हूँ, ये 3 में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। आप नोट कर लीजिए, चाहे तो याद कर लीजिए या फिर जो है मेरा जो इस वर्ड को जो है ना मार्क कर लीजिए, यानी कि आप लोग जो है ना कमेंट में बता दीजिए या फिर आप लोग यानी सेकेंड लगा करके टाइमिंग लगा करके यानी कमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो है ना फाइनल एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो आप बताइएगा क्या ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा। जो कालीबंगन है वो घाघर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और जो लोथल है ये घाघर नदी के किनारे लोथल जो है ये कौन से नदी के किनारे स्थित है? देखिए यहाँ पर फिर से बता दें, लोथल जो है घाघर कालीबंगन घाघर, ठीक है। और हड़प्पा जो है हड़प्पा कहाँ पर? हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। और लोथल जो है लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये आप मेरा यानी नोट कर लीजिए। आपको जो है ना ये यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखना है लोथल भोगवा नदी, हड़प्पा रावी नदी और कालीबंगन घाघर नदी। चलिए 211, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किए थे तो वो जो है ना विलियम जोन्स ने। 212 नंबर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन क्या था? तो नगर पालिका जैसा था। 213 नंबर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है? देखिए जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु कल्चर है, वहाँ गोदीबारा जो मिले थे वो कहाँ से? लोथल से मिले थे। 214 नंबर बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 215 देखिए, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? देखिए जो हड़प्पा कल्चर है वो भारत के कौन से भाग में विकसित हुए थे? तो 215 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पश्चिमोत्तर भाग में। देखिए 216 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बता चुके हैं। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ दीजिएगा। 216 का क्या होगा? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए 217 नंबर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। देखिए जो सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था तो वो किसका? तो आपको मैंने बताया था
कि सेल खड़ी का, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है, याद रखना है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, फाइनली हम लोग का जो है ना यहाँ पर हिस्ट्री यानी कि इतिहास का इस साल फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए 217 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास जो है ना कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट में बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और 217 क्वेश्चन में आप लोग जो है ना कितना क्वेश्चन सही किए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का क्लास आपका यहीं तक रहने वाला है। क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो हिस्ट्री का अदर क्लासेस है उसको भी देखते चलिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार 200 क्वेश्चन का 8 से 10 क्लास मिलेगा, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं फाइनल एग्जाम में लड़ने वाला, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। 100% लड़ेगा, ठीक है। आप लोग भरोसा करके उस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज कर लीजिएगा, नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है और गेस क्वेश्चन ले लेना है, और आपका फाइनल एग्जाम में चले जाना है, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग पेपर बना के आइएगा, कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी नहीं हुआ हो, इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।